क्या आप जानते हैं अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो जाए, लेकिन वो कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ता है। जब बात इंसान की ईगो पर आती है तो वो कुछ भी कर सकता है। जब वो गुस्से में हो तो कुछ भी बोल सकता है। क्या हो अगर कोई इन्हीं चीज़ों को सीरियस लेकर किसी का घर उजाड़ने के लिए एक भयानक क्राइम की प्लानिंग करने लगे, लेकिन आगे जो ये काम करना चाहता था उसका ही काम तमाम हो जाए और जिसका घर बिगड़ रहा था वही सामने वाले का घर बिगाड़ दे, यानी कातिल और कत्ल में हेरा फेरी हो जाए। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। आज हम बात करने वाले हैं प्रियंका खत्री केस के बारे में। इस कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान के अलवर जिले के पास आने वाले भिवाड़ी शहर से। यहीं ततारपुर नाम के इलाके में एक पुलिस थाना पड़ता है। 16 मार्च 2022 का दिन था। किसी राहगीर ने ततारपुर पुलिस स्टेशन में फोन करके बोला कि इंदिरा बस्ती के पास वाले पुलिया के नीचे कोई अजीब सी चीज पड़ी है। वहाँ प्लास्टिक का बोरा है और बोरे से लाल रंग का रक्त जैसा पदार्थ रिस रहा है। बोरे के अंदर कोई बड़ी और वजनदार चीज भी लग रही है। वैसे वो इलाका काफी सुनसान रहता था, बहुत कम लोग पुलिया से होकर गुजरते थे। इत्तेफाक से आज के दिन कोई राहगीर यहाँ से गुजरे। राहगीर की बातें सुनकर पुलिस चौकन्नी हुई और एक टीम को लेकर बताए गए जगह पर पहुंची। पुलिया के नीचे से उस बोरे को निकालकर ऊपर लाया जाता है। इसके बाद बोरे को खोलते हैं। जैसे ही ये खुला, पुलिस वालों सहित आसपास के लोग भी डर गए। बोरे के अंदर एक लड़की का शव रखा हुआ था। शव बिल्कुल सही सलामत था, चेहरा भी पहचानने लायक था। पुलिस शव के आसपास और जहां से ये पाई गई थी वहां पे छानबीन करती है, कहीं से कोई आईडी प्रूफ या कोई डॉक्यूमेंट मिल जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला। इसके बाद पुलिस ने शव को ततारपुर सीएससी गवर्नमेंट हॉस्पिटल भेज दिया। अभी पोस्टमार्टम नहीं होता है। पहले पुलिस लड़की की पहचान जानने की, उसके परिजनों का पता करने की कोशिश करती है। लड़की के चेहरे और शरीर से लगा कि इसकी एज लगभग 27 से 30 साल के आसपास रही होगी। पुलिस वाले शव मिलने के आसपास के गाँव में लड़की की फोटो दिखाकर पूछताछ करते हैं, लेकिन कोई भी लड़की को पहचान नहीं रहा था। ऐसे ही पुलिस गाँव-गाँव पूछताछ कर रही थी, भाग दौड़ कर रही थी। अब अगले दिन यानी 17 मार्च को जितने भी लोकल न्यूज़पेपर थे, पुलिस ने महिला की खबर और साथ में एक फोटो छपवाई कि यहाँ से एक महिला का शव बरामद हुआ है, अगर कोई जानता है तो पुलिस से संपर्क करे। अभी भी कोई सामने नहीं आ रहा था। लड़की का नाम क्या है, कहाँ से ये आई है, इसके घर वाले कहाँ पे हैं, पुलिस को कोई जानकारी नहीं थी। महिला का शव भी हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था। नियम के तहत शव मिलने के 48 घंटे के अंदर इसका पोस्टमार्टम कराना था। अब पुलिस क्या करे, कोई घर वाले तो मिल नहीं रहे थे। मजबूरन पुलिस को इस शव का पोस्टमार्टम कराना पड़ता है। ततारपुर पुलिस ने आसपास के पुलिस थानों में संपर्क करके उनसे किसी महिला की गुमशुदगी के बारे में पूछा कि वहां से कोई 27 से 30 साल की महिला गायब हुई है, क्या किसी ने मिसिंग कंप्लेन लिखाई है, पर ऐसा कुछ भी नहीं मिला। आगे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। इसमें पता चला कि महिला की मृत्यु दम घुटने से हुई है, गले पर निशान है, किसी ने इनका गला दबाया होगा, साथ में विरोध के दौरान कुछ चोटें भी लगी थी। इससे साफ हो गया कि मामला कत्ल का है। आसपास के हर जगह के इलाकों में पता कर लिया गया, लेकिन महिला को कोई जानता नहीं था। कहीं ये महिला किसी और जगह से तो नहीं आई है। इन्वेस्टिगेशन में कई टीम्स लगी हुई थीं। इस बात का एहसास तो होने लगा था कि महिला कहीं दूर से ही आई है, या किसी ने इनका कत्ल करके यहाँ इतनी दूर लाया है, या तो ये लोग आसपास के किसी होटल या लॉज में रुके होंगे, या फिर किसी ढाबे या रेस्टोरेंट में खाना खाया होगा। अब पुलिस इन जगहों पर जाकर महिला के बारे में पता करने लगी। यहाँ से भी निराशाई हाथ लगती है, किसी ने भी लड़की को नहीं देखा था। ये भी हो सकता है कि शव ठिकाने लगाने के बाद कातिल किसी होटल में रुके हों, किसी रेस्टोरेंट में खाना खाया हो। जरूर वो किसी न किसी साधन से यहाँ आए होंगे, लेकिन वो किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से नहीं आ सकते, खुद की गाड़ी रही होगी। पुलिस ने महिला के साथ ये भी पता करना शुरू कर दिया कि इलाके में कोई अजनबी या दूसरे नंबर प्लेट की कार आई हो। इस तरीके से पूछताछ करते करते एक होटल वाला पुलिस के सामने आता है। 14 मार्च की शाम में इन्होंने किसी सफेद रंग की गाड़ी को इन रोडों पर बार बार आते जाते चक्कर काटते हुए देखा था। केवल कुछ ही मिनटों में वो गाड़ी 3-4 बार यहाँ से गुजरी थी। इसी वजह से होटल के एक आदमी की नजर उस कार पर गई। पुलिस ने इससे गाड़ी का नंबर पूछा। होटल के आदमी ने कहा कि इसे याद नहीं, लेकिन उस गाड़ी का नंबर DL से शुरू था, शायद वो गाड़ी दिल्ली की रही हो। पुलिस ने इनसे पूछा कि वो गाड़ी दिखने में कैसी थी, कौन सी कंपनी की थी, कौन सी मॉडल थी। होटल वाले को बस उसका कलर सफेद रंग याद था, बाकी ने गाड़ी के बारे में कोई जानकारी नहीं। महिला का शव 16 मार्च को मिला था और होटल वाले ने संदिग्ध गाड़ी 14 मार्च को देखी थी। अब पुलिस उस DL नंबर वाली गाड़ी को अपना सुराग मानकर जांच आगे बढ़ाती है। होटल के CCTV फुटेज मंगाए गए, उनको ध्यान से देखा गया, लेकिन कैमरा बहुत दूरी पर था, गाड़ी का नंबर ठीक से कैप्चर नहीं हुआ। अब आगे क्या किया जाए। चूंकि ये गाड़ी राजस्थान स्टेट के बाहर से आई थी, तो ये जरूर किसी न किसी टोल प्लाजा से गुजरी होगी। अब पुलिस टोल प्लाजा के CCTV कैमरे देखने लगी। उसमें तो कई सारी दिल्ली के नंबर वाली गाड़ियां थीं, और वो भी सफेद कलर में। इतनी सारी गाड़ियों में सस्पेक्ट गाड़ी कौन सी है। अब पुलिस ने टोल प्लाजा से लेकर उस होटल के रास्ते से गुजरने वाली जितनी भी दिल्ली नंबर वाली गाड़ियां थीं, उनकी लिस्ट बनाई। लिस्ट के अनुसार इन सभी गाड़ियों के एड्रेसेस और मालिकों के पहचान निकाले गए। ये दिल्ली के कई अलग अलग कोनों की गाड़ियां थीं। इसके बाद राजस्थान पुलिस ने दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में कांटेक्ट किया, उनको सारी चीजें बताई कि एक महिला का शव मिला है, किसी ने एक सस्पेक्ट गाड़ी देखी जो दिल्ली के नंबर की थी।
हमारे पास ये गाड़ी के मालिकों के नाम और एड्रेसेस हैं। आप उनसे एक बार पूछताछ कीजिए कि वो लोग भिवाड़ी किन किन वजहों से आए थे, क्या करने आए थे। इसके अलावा राजस्थान पुलिस ने यह भी रिक्वेस्ट किया कि आप जरा चेक कीजिए कि 14 मार्च के आसपास दिल्ली के किसी पुलिस थाने में किसी लड़की की मिसिंग कंप्लेंट लिखाई गई है क्या। दिल्ली पुलिस ने अपना डेटाबेस चेक किया। पता चला कि दिल्ली के ककरडुमा इलाके से एक लड़की लापता हुई थी। उसके परिजनों ने 14 मार्च की देर रात आकर आनंद विहार के पुलिस थाने में कंप्लेंट लिखाई। दिल्ली से गुमशुदा हुई महिला और राजस्थान में मिला महिला का शव दोनों की फोटोज मैच कर रही थी। इसी में ही पुलिस की नज़र गाड़ियों की लिस्ट पर गई। इसमें से एक गाड़ी ककरडुमा इलाके में रजिस्टर्ड थी और इसकी ओनर एक महिला सुनैना गुप्ता थी। पुलिस के लिए ये बहुत बड़ा सुराग था। बिना देरी किए राजस्थान से पुलिस की एक टीम दिल्ली पहुंची। जिस थाने में महिला का केस दर्ज था वहां पर जाया गया। पुलिस इंस्पेक्टर से बात की। मिसिंग रिपोर्ट के अनुसार लड़की का नाम था प्रियंका खत्री, 28 साल की एक ट्यूशन टीचर। 14 मार्च को इन्होंने अपने घर वालों से बोला कि मैं एटीएम से पैसे निकालने जा रही हूँ। ये कहकर प्रियंका घर से निकली। दोपहर से शाम से रात हो गया, लेकिन प्रियंका घर नहीं आई। फिर देर रात तक घर वालों ने नजदीकी पुलिस स्टेशन जाकर मिसिंग कंप्लेंट लिखा दी। अब राजस्थान पुलिस को लेकर दिल्ली पुलिस गुमशुदा महिला प्रियंका के घर जाती है। घर वालों से पूछताछ किया गया। इन्होंने वही बात बोली जो मिसिंग कंप्लेंट के दौरान पुलिस को बताई थी कि बेटी एटीएम से पैसे निकालने की बात बोलकर घर से गई, लेकिन लौटी नहीं। चूंकि ये केवल कुछ ही मिनटों का काम था, इसलिए प्रियंका अपने साथ कोई फोन लेकर नहीं गई थी। प्रियंका जगह जगह पर जाकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। पुलिस ने घर वालों से उन ट्यूशन वाली जगहों के बारे में पूछा कि किसके किसके घर पर वो जाती थी। घर वालों ने सारे एड्रेसेस दिए। राजस्थान पुलिस ने प्रियंका के घर वालों को बताया कि राजस्थान के ततारपुर थाना क्षेत्र से प्रियंका खत्री का शव बरामद हुआ है। आगे शव परिजनों को सौंप दिया गया। इसके बाद राजस्थान पुलिस दिल्ली पुलिस की मदद से उन घरों में जाकर पूछताछ करने लगी जहां पर प्रियंका ट्यूशन पढ़ाती थी। सबका नाम पूछते और बयान दर्ज करते। ऐसे करते करते पुलिस एक और घर में गई। यहाँ घर में केवल एक महिला थी। इनके पति काम पर गए थे और बच्चे स्कूल में थे। पुलिस ने पहले तो महिला का नाम पूछा। महिला ने अपना नाम बताया, सुनैना गुप्ता। ये नाम सुनते ही पुलिस के होश उड़ जाते हैं। तुरंत दिमाग में आया कि ये तो वही महिला है जिनकी कार ततारपुर इलाके में गई थी। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन एड्रेस भी एग्जैक्ट इसी घर का था। जरूर इस घर और प्रियंका के साथ घटी घटना का कुछ तो कनेक्शन होगा। पहले तो पुलिस सुनैना से नॉर्मली बात करती है, प्रियंका के बारे में पूछती है। सुनैना ने बताया कि प्रियंका पिछले 7 सालों से इनके घर आकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही हैं, लेकिन 14 मार्च से पता नहीं क्यों वो नहीं आ रही। हमने घर पर जब फोन लगाया तो पता चला कि वो गायब हैं। आगे उनका शव मिलता है। पुलिस ने आगे पूछा कि आपके पति कहाँ पर हैं, हमें उनसे बात करनी है, उनको बुलाइए। सुनैना ने अपने पति कपिल गुप्ता को कॉल करके घर बुलाया। कपिल गुप्ता घर आते हैं। इन्होंने भी प्रियंका के बारे में वही सारी बातें बोली जो इनकी पत्नी बोली थी। पुलिस ने सुनैना से आगे पूछा कि आपकी कार 14 मार्च को राजस्थान क्या करने गई थी। पुलिस ने इन्हें सीसीटीवी द्वारा ली गई तस्वीर भी दिखाई। ये सुन और देख कर सुनैना उस गाड़ी में ना होने के सबूत पर सबूत देने लगती हैं कि मैं उस गाड़ी में नहीं थी, मैं घर पर थी। आगे बोला कि मुझे कुछ नहीं पता, कपिल से बात कीजिए। अब पुलिस ने कपिल गुप्ता से गाड़ी के बारे में पूछा। कपिल गुप्ता थोड़ा घबराने लगा, लड़खड़ा कर बात करने लगा। इसे देखकर पुलिस समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है, ये दोनों ही कुछ छिपा रहे हैं। अब इन दोनों से थोड़ी सख्ती दिखाकर पूछा कि प्रियंका का वो हाल कैसे हुआ। थोड़ी ही देर में ये अपना गुनाह मान जाते हैं कि प्रियंका का कत्ल इन्होंने ही किया है। लेकिन ऐसा क्यों किया? एक ट्यूशन टीचर की किसी फैमिली से आखिर कौन सी दुश्मनी होगी? दिल्ली के ककरडुमा इलाके में रहने वाले 39 साल के कपिल गुप्ता एक बिजनेसमैन थे। कपड़ों का कारोबार था। 38 साल की सुनैना इनकी पत्नी थी। 2 बच्चे भी थे, एक लड़का और एक लड़की। इनके घर से थोड़ी ही दूर एक महिला रहती थी, प्रियंका खत्री। प्रियंका 20-21 साल की उम्र से ही सुनैना और कपिल के घर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी। धीरे धीरे ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते कपिल और प्रियंका में बातें शुरू हो गईं। जिस वक्त प्रियंका घर पर आती थी ट्यूशन पढ़ाने के लिए, उस वक्त सुनैना किसी काम से बाहर जाती थी। इस तरह से कपिल गुप्ता खुलकर बातें कर पाता था। बच्चे छोटे थे तो उनको इन सब चीज़ों की क्या समझ। ट्यूशन पढ़ाते प्रियंका को यहाँ 2 साल भी नहीं हुए कि कपिल और इनके रिश्ते बन जाते हैं। कपिल प्रियंका को अलग से पैसे भी देने लगा। इसके घर वालों को भी कोई भनक नहीं थी। लगता था कि बेटी ट्यूशन पढ़ाती है तो उसके ही पैसे होंगे। कपिल अब एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में था। इसकी पत्नी सुनैना को भी इस बात की कोई भनक नहीं थी। समय बीत रहा था। दोनों का प्यार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा था। कभी कभी ट्यूशन टाइम में बच्चों को ना पढ़ाकर कपिल और प्रियंका बाहर घूमने के लिए जाते थे, मूवीज देखते थे, ऐश करते थे। चूंकि कपिल एक बिजनेसमैन था तो पैसों की कोई कमी नहीं थी और ये ज्यादातर टाइम बाहर रहता था। घर आने की कोई टाइम फिक्स नहीं होती थी, इसलिए कभी कभी सुनैना घर आ भी जाती तो शक नहीं कर पाती थी। सोचती थी कि प्रियंका ने आज बच्चों को छुट्टी दी है, इसके पति भी बाहर काम कर रहे हैं। सुनैना को शक ना हो इसलिए प्रियंका उसके बेटे को राखी भी बांधती थी। कपिल की ऑलरेडी शादी हो चुकी थी, 2 बच्चे भी थे, ये सेटल हो चुका था। रही बात प्रियंका की तो समय के साथ इसका उम्र बढ़ते जा रहा था। इसके घर वाले भी शादी करने का प्रेशर बना रहे थे। प्रियंका अपने करियर का बहाना देकर शादी की बात को टाल देती थी।
इसके घर वालों ने तो 2 बार जबरदस्ती इसका एंगेजमेंट भी करवा दिया था, लेकिन प्रियंका शादी से पहले लड़के वालों को ऐसी बात बोल देती कि वो शादी तोड़ देते थे। शादी तोड़वाने में कपिल भी इसकी मदद करता था। एक बार तो शादी को लेकर प्रियंका ने जहर भी खा लिया था कि शादी अभी नहीं करना। ये कपिल के प्यार में बिल्कुल पागल हो चुकी थी, डूब चुकी थी। पूछताछ में कपिल ने पुलिस को बताया कि इन 7 सालों में उसने प्रियंका के ऊपर करीब 40 लाख रुपए लुटाए थे। प्रियंका ये बात अच्छे से जानती थी कि ये जिससे प्यार करती है वो शादीशुदा है, बाल बच्चों वाला है। आखिर ये इससे कैसे शादी करे, वो कैसे अपने परिवार को छोड़कर प्रियंका के पास आएगा। धीरे धीरे अब प्रियंका कपिल से शादी करने को बोलने लगी। कपिल भी कहता है ठीक है, आगे देखेंगे। प्रियंका फिर से कहती है। फिर कपिल समझाता है कि ये कैसे करें, इसकी पत्नी है, बच्चे हैं, उनको कैसे छोड़ दे। फिर भी प्रियंका शादी की बात को लेकर जिद करने लगी, लेकिन कपिल इन सभी बातों को टालता है। प्रियंका को लगने लगा कि कपिल की पत्नी सुनैना इससे ज्यादा खूबसूरत है, शायद इसीलिए कपिल शादी नहीं करना चाहता। अब ये फैसला करती है कि ये सुनैना से भी ज्यादा खूबसूरत बनेगी। इसके बाद इसने कपिल से बात की। कपिल ने कहा ठीक है, जो चाहो तुम करो। कपिल हर महीने इसे 20 से 25 हजार रुपए अलग से देने लगा। प्रियंका इन पैसों से कई सारे कॉस्मेटिक के सामान खरीदती, ब्यूटिशियन से मिलती, डॉक्टर से बात करती। कैसे भी करके इसे सुनैना से भी ज्यादा खूबसूरत बनना था। 20,000 रुपए इसका हर महीने का कंफर्म था कि अपनी सुंदरता को निखारने में ये खर्च करेगी। इसे उम्मीद थी कि एक दिन सुनैना से भी ज्यादा ये खूबसूरत बनेगी और कपिल से शादी करेगी। बीच बीच में ये शादी के बाद भी कपिल से कहती थी, लेकिन कपिल टाल देता था। आगे प्रियंका ने यह बात ईगो पर ले लिया कि इसे कपिल से शादी करना ही करना है। ये जानती थी कि जब तक कपिल की पत्नी है तब तक ये शादी नहीं करने वाला। इसने एक दिन कपिल से बोला कि जब तक तुम्हारी पत्नी जीवित है तुम शादी नहीं करने वाले। क्या हो अगर सुनैना जीवित ही ना रहे, तब हम दोनों खुशी से शादी कर सकेंगे। ये सुनकर कपिल घबरा गया कि ये क्या बोल रही है। इस बात को लेकर दोनों में खूब बहस होता है। प्रियंका ने धमकी दी कि अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं पूरी दुनिया को हमारे रिश्तों के बारे में बता दूंगी। ये बात 2021 के लास्ट के महीनों की है। कपिल प्रियंका को बहुत समझाता है कि ऐसा मत करो, परिवार तबाह हो जाएगा। अंतिम में जाते जाते प्रियंका ने कहा ठीक है, किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन अब तुम्हारे साथ मुझे नहीं रहना। तुम्हारी जिंदगी से जाने के लिए मुझे 50 लाख रुपए चाहिए। अगर इसके लिए नहीं माने तो मुझे सबको बताना पड़ेगा। कपिल 50 लाख देने को राजी भी हो गया। कपिल के सामने 2 समस्याएं थीं, या तो अपनी प्रेमिका को 50 लाख रुपए दे या फिर अपनी पत्नी का कत्ल करके प्रेमिका से शादी कर ले। इसकी जिंदगी भर की कमाई बच जाएगी। कपिल ने तीसरा रास्ता अपनाया। ये अपनी पत्नी को प्रियंका और अपने रिश्तों के बारे में बता देता है। सुनैना तो पहले बहुत गुस्सा करती है कि 7 सालों से तुम दोनों का अफेयर चल रहा था और इससे भनक तक नहीं, ऊपर से इतने सारे पैसे उस पर उड़ाते रहे, और तो और उस लड़की ने इसका कत्ल करने की भी बात बोली। यहीं से कहानी में ट्विस्ट आता है। जिस प्रेमिका ने बोला कि पत्नी का कत्ल कर दो, उसी पत्नी ने कहा कि प्रेमिका का कत्ल कर दो, क्योंकि अगर एक बार इसको 50 लाख रुपए दिए तो कुछ टाइम के बाद वो वापस से ब्लैकमेल करेगी। केवल एक ही रास्ता है कि उसको रास्ते से हटा दें। हमेशा के लिए वो चली भी जाएगी और पैसे भी बच जाएंगे। कपिल को अपनी पत्नी के आइडिया में दम लगा। अब ये दोनों मिलकर प्रियंका को रास्ते से हटाने का प्लान बनाने लगे। इसमें इन्होंने 2 नौकर राजकिशोर और सचिन इन्हें शामिल कर लिया। 14 मार्च 2022 की सुबह से ही कपिल अपने दोनों नौकर राजकिशोर और सचिन को शराब पिला रहा था, ताकि ये दोनों कत्ल करने से पहले डरे ना, क्योंकि ये इनका पहला कत्ल था। दोपहर में कपिल नौकरों को फोर्ड इको स्पोर्ट कार की पिछली सीट पर बिठाता है और खुद गाड़ी चलाकर मेन रोड तक जाता है। गाड़ी रोड पर रोककर इसने प्रियंका को कॉल किया, बोला कि कुछ काम है, जल्दी से आओ। फिर प्रियंका अपने घर वालों को झूठ बोलती है कि एटीएम से पैसे लेने जा रही हूँ। ये कहकर ये रोड पर गई। फोन को इसने घर पर ही छोड़ दिया। ये गाड़ी में ड्राइवर की बगल वाली सीट पर बैठ जाती है और गाड़ी चल पड़ी। कपिल ने कहा हम घूमने चल रहे हैं। इसके बाद ये लोग सीधे दिल्ली से राजस्थान निकल जाते हैं। जानबूझकर कपिल गाड़ी थोड़ी धीमी चला रहा था ताकि वहां जाते जाते शाम होने लगे। जब लगा कि रोड पर लोग कम दिख रहे हैं, फिर कपिल ने भजन लगाया, वॉल्यूम फुल कर दिया ताकि अगर प्रियंका चीखे चिल्लाए तो आवाज दब जाए। भजन लगाने की वजह यह थी कि किसी को कार पर शक ना हो, लगे कि इसमें शरीफ लोग बैठे हैं, कोई फैमिली घूमने के लिए निकली है। अगर कोई और गाना बजाते हैं तो आसानी से लोगों की नजर पड़ जाती, लगता कि शराब पिए लड़के घूम रहे हैं, शायद पुलिस भी रोक ले। तो भजन लगाते ही पीछे से दोनों नौकरों ने प्रियंका पर हमला कर दिया। गाड़ी चल रही थी, प्रियंका दोनों का विरोध कर रही थी और चीख चिल्ला रही थी, लेकिन वो दोनों नौकर इस पर हावी हो जाते हैं। उन्होंने गला पकड़ लिया। कुछ ही देर में प्रियंका दम तोड़ देती है। वैसे ये लोग पूरी तैयारी के साथ आए हुए थे। इन्होंने गाड़ी के अंदर ही प्रियंका को प्लास्टिक के बोरे में पैक कर दिया। अब ये लोग जगह ढूंढने लगे कि शव को फेंके कहाँ पर। ढूंढते ढूंढते ये पहुंचे एक पुलिया के पास। वो जगह भी बहुत सुनसान था, सन्नाटा था, अंधेरा भी हो ही रहा था। इन तीनों ने मिलकर बोरे को पुलिया से नीचे फेंक दिया। ये तीनों सुबह से ही भूखे प्यासे गाड़ी में घूम रहे थे। इसके बाद ये लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां पर खाना खाते हैं। खाने के बाद इन्होंने गाड़ी से एक रोड पर कई चक्कर काटे, जैसे कि ये लोग घूमने के लिए निकले हों। इन्होंने कोई कांड किया है, लोगों को शक ना हो। पर जैसा इन्होंने सोचा था उसका उल्टा होता है। जिस रोड पर इन्होंने चक्कर काटे वहीं एक होटल था। वहां के एक स्टाफ ने गाड़ी को देख लिया। उसकी गाड़ी पर केवल इसलिए नजर पड़ी क्योंकि इसने कुछ ही मिनटों में कई चक्कर काटे थे। आई गई।
अगर इन लोगों ने ऐसा नहीं किया होता तो शायद उस आदमी की नज़र गाड़ी पर ना पड़ती। पुलिस का भी कहना था कि यहीं से इन्हें सुराग मिला, वरना यह केस सॉल्व नहीं हो पाता। इसके बाद पुलिस ने आनंद विहार, गांधीनगर, करावल नगर और गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से सुनैना, कपिल, राजकिशोर और सचिन को अरेस्ट कर लिया। फिलहाल ये चारों पुलिस की हिरासत में हैं, जेल में हैं। इन्होंने गुनाह भी स्वीकार कर लिया है। अभी इन पर कानूनी कार्रवाई चल रही है। सुनैना और कपिल के दोनों बच्चे अब बिना माता पिता के बड़े होंगे, क्योंकि अब इनके माता पिता की जिंदगी जेल में बीतेगी। तो कहानी को यहीं पर खत्म करते हैं और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।